हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरपी, आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए स्पेशल जनरल साइंस की लाइव क्लासेस लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो क्लास है ये जितने भी एग्जाम्स में जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं या जनरल साइंस पूछी जाती है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो या कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो किसी भी बुक से जो भी आपके पास है, तो आपको लग भी रहा होगा कि आप 70% 80% क्वेश्चन बना पा रहे होगे। बार बार रिवीजन करोगे तो एफिशिएंसी 100% तक पहुंच जाएगी आइडियल इंजन की जितनी एफिशिएंसी होती है। ओके, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आज का जो टॉपिक होगा सोप, डिटर्जेंट, ये सब। तो मेरी बात सुनिएगा, देखो बात करेंगे स्टार्ट। ये है कपड़ा, ये क्या है? कपड़ा। कपड़े पे लग गया मैल, गंदा हो गया कपड़ा, ऑयल लग गया या कोई गंदगी लग गई, समझ रहे मेरी बात को? आपने इस पे पानी डाला, आपने क्या डाला इस पे? पानी कपड़े पे। तो आपको पता है कि वाटर जो होता है, वाटर की जो बूंदें होती हैं वो गोल रहने की कोशिश करती हैं, क्योंकि पानी पे क्या होती है? पानी की जो सरफेस टेंशन होती है, पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या हो जाता है? ज्यादा होता है। पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि जब पानी किसी खिड़की पे आप डालते हो तो वो छोटी छोटी बूंदों में खिड़की पे जम जाता है। भाई जो पानी आपने तेज से डाला वो तो नीचे निकल गया, बाकी जो बाद में बना वो इस तरीके से गोल गोल बूंद सी बन के वहीं पे रह जाता है ना खिड़की पे। तो कहने का मतलब जो पानी की बूंदें हैं वो गोलाई में रहने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है। और जब वो गोलाई में रहने की कोशिश करती हैं, सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, तो वो इस मैल पे नहीं चिपकती। जो पानी की बूंदें होती हैं वो इस मैल से नहीं चिपकती, क्योंकि इस ऑयल या जो भी तेल वगैरह के दाग थे, क्योंकि उसमें तो खुद की सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, तो जिससे कि वो गोला बना के रहती हैं और इससे नहीं चिपक पाती। अब जब नहीं चिपक पाएंगी पानी की बूंदें तो ये मैल साफ नहीं होगा। तो अब क्या लेकर आएंगे हम? सोप, अर्थात साबुन। सोप क्या होते हैं? एक्चुअल में ये सोडियम माने Na या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम के लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब क्वेश्चन आता है सर ये फैटी एसिड या वसीय अम्ल क्या होते हैं? तो बच्चा एक ऐसा एसिड जिसके एक कोने पे क्या लगा हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कोने पे क्या लगा हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। और बाकी क्या हो? ओपन चेन हो। बाकी क्या हो? खुली श्रृंखला। बाकी कैसी श्रृंखला हो? खुली श्रृंखला। एक तरफ क्या हो? COOH। COOH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी क्या हो? खुली श्रृंखला। और इसमें जो कार्बन होते हैं, देखो ये सब है ना, यहां पे कार्बन है, यहां पे क्या है? सब पे कार्बन। तो कार्बन की संख्या 4 से ज्यादा होती है और ये 28 तक जाती है। कार्बन की संख्या 4 से ज्यादा होती है, 28 तक जाती है। तो ऐसे जो एसिड होते हैं उन्हें हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड बोलते हैं, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड और जो सिंपल लिपिड होते हैं, ये सब ऐसे ही लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि साबुन जो होती हैं वो सोडियम या पोटेशियम के लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं। और फैटी एसिड क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इनके अंदर से हम लोग जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH ये लगाते हैं तब हमें मिलती है सोप। क्या मिलती है? सोप एक्चुअल में एक सॉल्ट है। क्या है? सोप एक सॉल्ट। तो आप सिंपल लैंग्वेज में क्या कहोगे कि सोप्स आर द सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सोप्स आर दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जब किसी फैटी एसिड से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उसके अंदर से रिएक्शन कराई तो हमें सॉल्ट मिल गया, और यही सॉल्ट क्या हो गया? साबुन। तो सोप क्या है? एक सॉल्ट है, लवण है। किसका? लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। अब ये कई टाइप के होते हैं। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है इसमें भी ये कई टाइप के होते हैं। जैसे कुछ इसमें होते हैं सैचुरेटेड,
कुछ कैसे होते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड आपको पता है सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड का आपको पता है ना सिंगल बॉन्ड, चारों तरफ हाइड्रोजन हो, कोई जगह खाली ना हो। इसका एग्जांपल हो जाता है स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, और एक हो जाता आपका पाल्मिटिक एसिड जो पाम ऑयल से मिलता है। ये सब किसके एग्जांपल हो गए, जो सैचुरेटेड संतृप्त फैटी एसिड होते हैं। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे। एक होते हैं अनसैचुरेटेड, एक क्या होते हैं अनसैचुरेटेड, जैसे कि ओलिक एसिड। ये क्या होते हैं अनसैचुरेटेड, मतलब फैटी एसिड भी दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। इसके बारे में अब ज्यादा पढ़ने के लिए स्लाइड आ जा रही हैं। सर नंबर 1 स्लाइड लगा दीजिए साबुन वाली। तो देखो अभी आप छोटा मोटा सोच के चले कि साबुन क्या होती है, सॉल्ट होती है, और सॉल्ट किसका होती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फिर आपने जाना कि फैटी एसिड क्या होते हैं, अर्थात ऐसी चीजें जिनके एक कोने पे लगा हो COOH, मतलब एक कोने पे कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी जो लाइन हो वो हो खुली हुई। समझ रहे हैं ना, दूसरी श्रृंखला क्या हो खुली हुई। जब उसके अंदर से हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड पास करते हैं तब हमें मिलता है पहली बार, तो वहीं से हम निकाल रहे हैं, बफरिंग नहीं है, ठीक है इधर से। तो देखिए सोप्स आर दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। साबुन वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। आगे निकालिए सर। क्वेश्चन आता है अब कि फैटी एसिड क्या होते हैं, जो अभी मैंने बोर्ड पे पढ़ाया। इन सबको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। हाँ फैटी एसिड दो टाइप के हो गए, सारा मैंने बताया, अभी टेंशन मत लेना। तो जो फैटी एसिड हैं ये क्या होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। एक्चुअल में क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक तरफ ओपन चेन और दूसरी तरफ क्या लगा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है COOH वो लगा होगा। ज्यादातर जो नेचुरल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं या नेचुरल फैटी एसिड जो हमें पेड़ पौधों से या जानवरों के अंदर से मिलते हैं, या तो पेड़ पौधों से मिलते हैं या जानवरों के अंदर से मिलते हैं, ये इसमें 4 से लेके 28 तक, मतलब इवन नंबर कार्बन एटम्स होते हैं। कैसे एटम्स होते हैं, इवन नंबर। और आपके सामने आ रहा है, ऊपर कीजिए नेक्स्ट स्लाइड सर, कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ लॉन्ग चेन एलिफेटिक, मतलब क्या है कि एक तरफ तो कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी तरफ ये कैसे होते हैं खुले हुए होते हैं। नेक्स्ट सर इसका एक वो भी था, इसका डायग्राम सा, हाँ पिछले वाले में होगा डायग्राम, हाँ ये वाला, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये बना रखा है और उसमें लिख रखा है कि ज्यादातर जो फैटी एसिड होते हैं उसमें इवन नंबर, मतलब सम संख्या होती है कार्बन एटम्स की संख्या जो कि नेचुरली मिलते हैं। बाकी जो आर्टिफिशियल मिलते हैं उसमें अलग भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो हमें नेचुरल मिलते हैं उसमें कार्बन की जो नंबर होते हैं वो 4, 6, 8, 10 इस तरीके से इवन नंबर होते हैं, सम संख्या होती है। ओके, ज्यादातर नेचुरल फैटी एसिड जो होते हैं, अधिकतम प्राकृतिक वसीय अम्ल। अरे सबके केमिकल फॉर्मूला आएंगे, रुक तो जाओ, रुको तो सही एक सेकेंड। चलिए अब मैंने बताया कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या होते हैं, जिसमें 13 से 21 और उससे भी ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं। मतलब अगर कार्बन 13 से 21 के बीच में है तो उन्हें हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहेंगे। उसके बाद पहले शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। अगर 21 से ज्यादा एटम हो जाते हैं तो उन्हें हम वेरी लॉन्ग कहते हैं। तो जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड अभी हमने बात की वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जिसमें 13 से लेके 21 कार्बन एटम हो सकते हैं। 13 से लेके क्या हो सकते हैं, 21 कार्बन एटम हो सकते हैं। अब अभी मैंने बोर्ड पे बताया था कि दो टाइप के होते हैं फैटी एसिड, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड के एग्जांपल दे रखे हैं कैप्रिक एसिड, लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड अम्ल। और जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। लॉरिक, पाल्मिटिक, स्टीयरिक, कैप्रिक, ये कुछ सैचुरेटेड होते हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे नंबर 1 आ जाता है, इसमें मैंने आगे बता रखा है लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड, लॉरिक एसिड। तो देखिए जो लॉरिक एसिड है
इसको उतारते चलिएगा, जितना भी हाथ से उतारोगे वो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लॉरिक एसिड कोकोनट ऑयल होता है, कोकोनट के तेल से मिलता है, और काओ और गोट बकरी के मिल्क से साबुन बनाने के काम आता है, और मुहासे ठीक करने में, एक्ने ठीक करने में भी लॉरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। साबुन बनाने में जितने भी एसिड मैंने बता रहा हूं ये सब साबुन बनाने में काम आते हैं। और इसका एक और इंपॉर्टेंट हेल्थ के लिए यूज है। देखो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नाम का सब्सटेंस होता है, ये मैं आपको बायो में पढ़ाऊंगा, फूड केमिस्ट्री के इस पार्ट को मैं बायो में कवर करूंगा। तो जो हमारे अंदर दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक लो और एक हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं उसे सिंपल भाषा में, HDL। ये एक्चुअल में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी के लिए, मतलब हमारे हार्ट के लिए जो HDL नाम का होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारी बॉडी के लिए सही होता है। समझ रहे हैं ना, हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, सही। तो ये है लॉरिक एसिड का इस्तेमाल, मतलब जो हार्ट अटैक का खतरा होता है इसको कम कर देता है। नेक्स्ट सर, जो हार्ट डिसीज की खतरा होता है उसे कम कर देता है। आगे आ जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्या होता है कि जो हार्ट डिसीज होती है उसके रिस्क को कम कर देता है। नेक्स्ट होता है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड ये पाम ऑयल होता है ना, उससे मिलता है, और फॉर्मूला इसका लिख रखा है मैंने, C6H32O2। साबुन बनाने के ये एनिमल बॉडी से भी मिलता है, पाम ऑयल से भी मिलता है, साबुन बनाने के काम आता है, और इससे हार्ट रिस्क, थोड़ी हार्ट डिसीज का रिस्क ज्यादा होता है। पाम ऑयल से ये बनता है पाल्मिटिक एसिड, मतलब पाम ऑयल में पाया जाता है पाल्मिटिक एसिड, और इससे हार्ट डिसीज जो होती हैं इनका खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट होता है स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड, साबुन सबसे ज्यादा इसी की बनाई जाती हैं। ये जितने भी एसिड बता रहा हूं इन सब के अंदर से NaOH या KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पास करोगे तो साबुन बनाई जाती हैं। तो जो स्टीयरिक एसिड है वो होता है C17H35, मतलब आप अगर उसको काउंट करोगे तो C18H36O2। C18, हाँ 6 नहीं है बेटा इसमें, पाल्मिटिक में जो पाल्मिटिक एसिड है ना, मैं भी यही सोच रहा था, इसमें 16 कर लीजिए। ये जो पाल्मिटिक एसिड है ना इसमें 16 कार्बन कर लीजिए, पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन कर लीजिए। वो ध्यान नहीं रहा, 16 की जगह 6 लिख दिया, पाल्मिटिक एसिड में 16। तो स्टीयरिक एसिड की बात करेंगे, C18H36O2, मतलब इसमें कार्बन कितने होते हैं, 18। एनिमल और वेजिटेबल फैट जो होता है उसमें काफी मात्रा में पाया जाता है। साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम, स्टीयरिक एसिड सोप्स, शैम्पू और शेविंग क्रीम, इन सबको बनाने के काम आता है। नेक्स्ट होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या सॉरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हाइड्रोकार्बन तो होते ही हैं, अनसैचुरेटेड जिसमें आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। तो एक होता है ओलिक एसिड जो ओलिव ऑयल में पाया जाता है, एक होता है एरियोसिस एसिड। एरियोसिस एसिड ये सरसों के तेल में, सरसों के तेल के अंदर आपने देखा होगा आंखों में मिर्ची मिर्ची सी लगती है ना, तो वो एरियोसिस एसिड की वजह से होती है, जो आंखों में मिर्ची मिर्ची सी लगती हैं। मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है उसमें पाया जाता है एरियोसिस एसिड या ओलिक एसिड। ओलिक एसिड तो ओलिव ऑयल में और एरियोसिस एसिड सरसों के तेल में, ये दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। और हमारी जो टिश्यू होता है ना, एडिपोज टिश्यू, जो कि स्किन के नीचे की एनर्जी वगैरह स्टोर को, एनर्जी फैट वगैरह को जो स्टोर करते हैं, एडिपोज टिश्यू। अगर आपने अपनी बॉडी पे हाथ लगाओगे तो जो आपके डोले होते हैं, ठीक है, बाइसेप ट्राइसेप्स, ये जो आपके हाथ में आती हैं ये एडिपोज टिश्यू होते हैं। तो इसमें भी ओलिव ऑयल पाया जाता है, ठीक है, ये होते हैं अनसैचुरेटेड। अब इन सब से आप ओलिक एसिड ले लीजिए, आप स्टीयरिक एसिड ले लीजिए, इन सब से आपको क्या मिलेगा, इन सब से आपको मिलेगा साबुन। अब देखो साबुन बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है, साबुन बनाने की प्रक्रिया, नेक्स्ट लगा दीजिए सर। साबुन बनाने की प्रक्रिया उसे बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, साबुन निर्माण।
तो साबुन निर्माण में क्या होता है, आप इसमें से कोई सा भी एसिड ले लीजिए, मान लो आपने स्टेरिक एसिड लिया है, उसके अंदर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराओगे, अगर उसके अंदर से कौन सा रिएक्शन कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको साबुन मिलेगी और बाई प्रोडक्ट एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा जिसे बोलते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने सैपोनिफिकेशन मतलब साबुन निर्माण, कि जब आप किसी फैटी एसिड के अंदर से NaOH या KOH पास करते हैं तो आपको साबुन मिल जाती है। देखो फैटी एसिड था स्टेरिक एसिड, इसके अंदर से आपने NaOH, तो C17H35COO, और उसके साथ क्या लग गया, साबुन का मेटल आयन Na, सोडियम का मेटल आयन लग गया ना, मेटल ही तो होता है सोडियम, और बाई प्रोडक्ट मिल गया आपको ग्लिसरॉल, जो मैं आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था, जिसके अंदर 3 OH होते हैं। ग्लिसरॉल था ना जिसके अंदर 3 OH होते हैं, तो ये होता है हमारा सैपोनिफिकेशन। तो यहीं से आ जाता है सैपोनिफिकेशन मतलब साबुन निर्माण प्रक्रिया। नेक्स्ट सर, अब होते हैं जो साबुन होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक हार्ड सोप, एक सॉफ्ट सोप, मतलब एक तो कठोर साबुन, एक होती है मृदु साबुन। जो ये सब है ना रटने वाली चीजें हैं। जो कठोर साबुन होती है उसमें सोडियम होता है, लिख लीजिए अच्छे से, कठोर माने सोडियम, और इसको आप हार्ड वाटर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कठोर साबुन होती है, इसे हार्ड NgCl सबके साथ रिएक्शन कर लेता है ये, इसे हार्ड वाटर के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी होती है सॉफ्ट सोप, जिसके अंदर पोटेशियम होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हार्ड जिसके अंदर सोडियम और सॉफ्ट जिसके अंदर पोटेशियम। एक होती है लिथियम, लिथियम सोप। तो लिथियम सोप जो होती है ये ग्रीस की तरह काम करती है। आपने देखा होगा ना ग्रीस जो साइकिल की चेन में लगाते थे पहले, जिससे कि साइकिल की चेन थोड़ी सॉफ्ट स्मूथ चलने लगे, तो वहीं से लिथियम सोप ये ग्रीस की तरह इस्तेमाल होती हैं। तो सॉफ्ट सोप में होता है पोटेशियम, और जैसे पोटैटो सॉफ्ट, और हार्ड सोप में होता है सोडियम। ये थोड़ा याद करने वाली चीजें हैं, याद रखिएगा। जो सोप्स होती हैं ये बायोडिग्रेडेबल होती हैं, स्टार लगा के लिख लीजिए। जो सोप्स होती हैं, नेक्स्ट लगा दीजिएगा सर, जो सोप्स होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं। कैसे होती है? बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह एनवायरमेंट में, वातावरण में मौजूद होते हैं, वो सोप्स को डिग्रेड कर देते हैं, सोप्स को डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल। ज्यादातर सॉफ्ट वाटर पे काम करती हैं। ज्यादातर कौन से वाटर पे काम करती हैं? सॉफ्ट वाटर पे। जो हार्ड सोप है वो भी इतना अच्छे से हार्ड वाटर पे काम नहीं कर पाती, और हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर आपको पता है क्या होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को हिंदी में कहते हैं अपमार्जक। अब आपको पता है कि जो सोप्स हैं, जो साबुन है, वो सॉफ्ट वाटर में काम करेंगी, हार्ड वाटर में काम नहीं करेंगी। तो हार्ड वाटर में काम कराने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? डिटर्जेंट का, अपमार्जक का। किसका इस्तेमाल करोगे? डिटर्जेंट या अपमार्जक का इस्तेमाल। और डिटर्जेंट को हार्ड वाटर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, मगर सल्फर या अमोनियम सॉल्ट। क्या बताया मैंने? साबुन होती है पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम के लवण, जबकि डिटर्जेंट क्या होते हैं? सल्फर या अमोनियम के सॉल्ट, सल्फर या अमोनियम के सॉल्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को? सल्फर या अमोनियम के लॉन्ग चेन फैटी एसिड सॉल्ट। इसमें क्या होता है? जो साबुन होती है इसका एक सिरा जो होता है, या ये डिटर्जेंट जो होते हैं, इनका एक सिरा होता है हाइड्रोफोबिक। अब आपको पता है फोबिया, किसी भी चीज का फोबिया, फोबिया माने पानी से डर। तो इसमें एक तो पानी से दूर रहने की कोशिश करता है, मतलब वो तेल वगैरह से चिपक जाता है। समझ रहे हैं ना? वन एंड हाइड्रोफोबिक होता है, तो वो किससे चिपकने की कोशिश करता है? जो हमारे कपड़े पे मैल या तेल होता है। दूसरा जो सिरा होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वो किससे चिपकने की कोशिश करता है? वाटर से, जल से। समझ रहे हैं? इसमें 2 सिरे बन जाते हैं डिटर्जेंट के अंदर या साबुन के अंदर। एक होता है हाइड्रोफोबिक,
वो पानी से दूर रहता है। एक होता है हाइड्रोफिलिक, ये पानी की तरफ आकर्षित हो जाता है। और ये एक गोल, मतलब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ये इस तरीके से गोल संरचना बनाते हैं और वो जो संरचना होती है वो मैल को खींच लेती है और उस संरचना का नाम होता है माइसेल। उसे क्या बोलते हैं नेक्स्ट सर? माइसेल। उसे क्या बोलते हैं? माइसेल। तो डिटर्जेंट जो होते हैं या साबुन जो होती हैं वो सफाई कैसे करती हैं? माइसेल बनाती हैं, माइसेल, MICELLE। ये मिशेल होता है या माइसेल, जो भी आप कह लो इसको। ये क्या होता है कि इसमें आपने देखा, अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने गोले गोले से कुछ बनाया है। गोला मतलब Na पॉजिटिव, सोडियम। तो ये जो सोडियम होता है ये पानी की तरफ आकर्षित होता है। किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पानी की तरफ। इसका जो दूसरा सिरा मैंने दिखाया है आपको जिगजैग लाइन से, ये तेल की बूंद या ऑयल ड्रॉप की तरफ, और इस तरीके के हजारों एक से चिपक जाते हैं और ये जो गोल गोल श्रृंखला बनती है इसे क्या बोलते हैं? माइसेल। क्या बोलते हैं इसे? माइसेल। ठीक है, ये गोल गोल श्रृंखला जो होती है इसे बोलते हैं माइसेल। तो माइसेल बना के ये सफाई करते हैं। और आपने देखा होगा या तो वॉशिंग मशीन से, या जब हमारी मम्मी लोग या हम लोग कपड़े धुलते हैं तो हाथों के बीच में घिसते हैं। तो हाथों के बीच में घिसने का मतलब यही होता है कि जो माइसेल बन गया है वो आराम से डर्ट को वहां से हटा ले। थोड़ी एनर्जी दे देते हैं हम अपने आप से, थोड़ी एनर्जी देने से वो बाहर निकल जाता है। अगर आप कपड़े धुलने में गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हो तो और आसान हो जाता है माइसेल को या डर्ट को बाहर निकालना। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये इनको बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज नहीं कर पाता और इन्हें आप हार्ड वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार लगा के एक दो चीज और कर लीजिए। डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो सोप्स होती हैं इनको आप अम्लीय माध्यम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कहीं पे एसिडिक मीडियम है और आप सोचें कि आप सोप को इस्तेमाल कर लें तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी जो क्लीनिंग पावर होगी, साफ करने की जो शक्ति होगी वो खत्म हो जाएगी। उसकी साफ करने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। और स्टार लगाना, सोप और डिटर्जेंट किस तरह से काम करते हैं। ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो होती है, पृष्ठ तनाव जो होता है पानी का, उसको कम कर दें। जैसे मैंने क्लास के शुरुआत में बताया था, जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो पानी जो है वो अच्छे से मैल तक पहुंच जाएगा। और अगर पानी मैल तक अच्छे से पहुंच गया तो फिर आसानी से आप मैल की सफाई कर सकते हैं। क्लियर है? किसको बनाते हैं? माइसेल को। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक फ्यूल। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आ जाता है? फ्यूल। फ्यूल माने ईंधन। ठीक है, तो ईंधन तो आपने कई तरह के देखे होंगे। कुछ सॉलिड, जैसे गाय का गोबर से जो कंडे बनते हैं गांव में आपने देखे होंगे, डंग केक बोलते हैं उसे। लकड़ी, ये सब सॉलिड फ्यूल होते हैं। लिक्विड फ्यूल देखे होंगे आपने, ईंधन, जिसको कि आप इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब लिक्विड होते हैं, द्रव। और तीसरे होते हैं गैस, LPG, CNG। क्वेश्चन आता है कि फ्यूल तो कई तरह के होते हैं, लकड़ी भी होती है, पेट्रोल भी होता है। अब कौन सा फ्यूल अच्छा है, हम ये कैसे पता करते हैं? तो स्टार लगा के एक चीज लिखो कि जो अच्छे फ्यूल होते हैं ना, उसकी 5-6 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो मैं माउथ से बता रहा हूं, ऐसे मुंह से बता रहा हूं, ओरली। कि एक तो उसे ले जाने में आसानी होनी चाहिए, ज्यादा अवेलेबल हो, और इन सब से जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू कि मान लो आपने 1 किलो, 1 ग्राम, आधा किलो, आपने एक निश्चित अमाउंट, आपने एक ईंधन की निश्चित मात्रा ली, 1 किलो, 2 किलो, जितना भी आप लेना चाहें, और जब आपने वो जलाई तो उससे आपको जितनी हीट एनर्जी मिली, मतलब मान लेते हैं कि आप कितना ईंधन जलाना चाह रहे हो, मान लेते हैं आप 1 किलो लकड़ी जलाना चाह रहे हो। ठीक है, उसको जलाने से जो आपको ऊर्जा मिली उसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो याद रखना कि जिसकी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो भाई जैसे मान लो 1 किलो आपने हाइड्रोजन जलाई तो आपको 1,50,000 कैलोरी वो जूल ऊर्जा मिली। आपने लकड़ी जलाई आपको 20,000 मिली। तो भाई उसी 1 किलो लकड़ी जलाई तो 20,000, 1 किलो हाइड्रोजन जलाई तो 1,50,000। तो ज्यादा अच्छा कौन सा है? हाइड्रोजन। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा वही अच्छा फ्यूल होता है। पॉल्यूशन कम करे, उसको रखने में, स्टोर करने में आसान हो, सस्ता हो, ज्यादा महंगा ना हो। तो इन सबको क्या कहते हैं? अच्छे फ्यूल की खासियत।
तो कैलोरीफिक वैल्यू उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। अब देखो एक तरफ मैंने ईंधन लिख रखे हैं, दूसरी तरफ उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो कोयला या चारकोल, इसको जलाने से आपको 25,000 से 33,000 किलो जूल, एक किलो जलाने पर इतनी ऊर्जा मिलती है, जूल ऊर्जा मिलती है। पेट्रोल से 45, केरोसिन डीजल लगभग आसपास 45 से 50,000 लगभग आसपास ऊर्जा मिलती है इनसे। मीथेन 50,000, सीएनजी भी 50,000 के लगभग, एलपीजी 55,000, और जो हाइड्रोजन होती है वो होती है 150 किलो जूल, मतलब 1,50,000 जूल ऊर्जा इसके अंदर से मिलती है। तो सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन। इसीलिए हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन, क्योंकि हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में समुद्र में भी है। हाइड्रोजन किसके रूप में? पानी के अंदर तो है ही ना हाइड्रोजन, H2O। तो वहां से हाइड्रोजन काफी ज्यादा मात्रा में है और इसके लिए टेक्नोलॉजी भी बन रही है। तो फ्यूचर का फ्यूल किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाता है कोयला। ये सब मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं, बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन टाइप आ जाएगा दिमाग में। कोयला हमें वेजिटेशन, क्या हुआ था कि लाखों साल पहले की बातें हैं, पृथ्वी पे ज्यादातर जंगल थे। भूकंप वगैरह आने से या बाढ़ आने से वो जो जंगल वगैरह थे वो जमीन के अंदर चले गए और धीरे 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 ऊपर का दबाव बढ़ता रहा और ये काफी जमीन के नीचे चले गए। जमीन के जितने नीचे जाओगे तो ऊपर का दबाव, प्रेशर, वजन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, साथ साथ क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। और प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये जो वनस्पति थी, वेजिटेशन था, उसका कार्बोनाइजेशन हुआ, मतलब वनस्पति किस में बदल गई? कोयले में बदल गई। 4 क्वालिटी होती है कोयले की मुख्य तौर पे, PLBA, सबसे अच्छी, सबसे बेकार से सबसे अच्छी। सबसे बेकार होती है पीट, 50 से 60% कार्बन होता है इसके अंदर, सबसे बेकार, क्योंकि इसको जलाने पे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। फिर होती है लिग्नाइट, जिसे ब्राउन कोल भी बोलते हैं, भूरा कोयला, 60 से 70% कार्बन। तीसरी होती है बिट्यूमिनस, ये घरों में काम आने वाला कोयला होता है, 70 से 85% कार्बन होता है, धुआं इसमें से भी निकलता है। और चौथा और बेस्ट क्वालिटी होती है, 1 नंबर क्वालिटी, A1 क्वालिटी, एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट जो होती है वो A नंबर क्वालिटी होती है, उसमें कार्बन की मात्रा 90% से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसे आप बेस्ट भी कह सकते हो, कम धुआं वगैरह निकलता है, कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा देता है। तो PLBA याद कर लेना, सबसे बेकार पीट, फिर लिग्नाइट, ब्राउन कोल, फिर बिटुमिनस जो घरों में काम आता है डोमेस्टिक यूज के लिए, और चौथे नंबर पे आता है एंथ्रेसाइट, बेस्ट क्वालिटी होती है। अगर आप कोयले को 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के, अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पे आप कोयले को गर्म करोगे तो आपको 3-4 चीजें मिलेंगी, जैसे कि कोक। क्या मिलेगा? कोक मतलब लगभग प्योर कार्बन होता है, मतलब 90 से अबव %। जब आप गर्म करोगे ना 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो कोयले के अंदर जो इंप्योरिटीज होंगी, अशुद्धियां, वो उड़ जाएंगी और उस समय जो कोक मिलेगा वो लगभग प्योरेस्ट फॉर्म होगी कोयले की, और वो बिना स्मोक के, बिना धुएं के जलता है। दूसरा होता है कोल टार, कोयले का जो मतलब आपने काला काला देखा होगा, अभी तो रोड पे बिटुमिन बिछाते हैं, पहले कोल टार बिछाया जाता था। इसके अंदर 200 से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं कोल टार के अंदर। जब हम कोयले का डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन 1000 डिग्री सेल्सियस पे, डाई, ड्रग्स, मतलब पेंट वगैरह बनाने के, धमाके, जो बम वगैरह होते हैं, उसमें भी कोल टार का इस्तेमाल किया जाता है चीजों को चिपकाने वगैरह के लिए। तीसरी होती है कोल गैस जो कोयले की, जहां पे रिफाइनरी होती है ना, कोयले की माइनिंग्स होती हैं, कोयले की खदान, उसके आसपास कोई फर्टिलाइजर की फैक्ट्री होती है या किसी और चीज की फैक्ट्री, तो वहां तक ईंधन के काम आती है, उसे बोलते हैं कोल गैस। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होती है। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होती है? मिक्सचर होती है। 3-4 चीजें मिल गई, कोक, कोल टार, कोल गैस। एक अमोनियम लिक्विड भी होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्या आ जाता है? पेट्रोलियम। तो देखो, पेट्रा माने होता है रॉक, पेट्रा माने रॉक, और लियम माने होता है ऑयल।
तो पेट्रोलियम का दूसरा नाम रॉक ऑयल या चट्टान से मिलने वाला तेल भी है। धरती, समझना इसका क्या हुआ होगा कि आज से लाखों साल पहली बात है, समुद्र में बहुत सारे जानवर रहते हैं और वो जानवर मरते रहते थे, उनकी जो हड्डियां वगैरह होती थी वो समुद्र में नीचे, समुद्र की जो तल होता है उसमें जमा होती रहती थी। भाई समुद्र में उस हड्डियों के ऊपर धीरे धीरे रेत जमा होता रहा और जब वो हड्डियां जो थी जमा हो गई बहुत सारी नीचे तल में, उसके ऊपर बहुत सारा वो जमा हो गया रेत, तो दबाव बन गया, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, जिसकी वजह से जो हड्डियां थी वो तेल में कन्वर्ट हो गई। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम के अंदर से बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, बहुत ज्यादा उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, काला सोना। जैसे सोना बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, इसी तरह इसको भी क्या कहा जाता है, काला सोना या क्रूड ऑयल। जो हमें समुद्र या तेल के कुओं से मिलता है उसे बोलते हैं क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। ठीक है, अब इसकी क्रूड ऑयल को साफ किया जाता है, तो मैंने लिख रखा है सी एनिमल, समुद्र के जीव, उनके जीवाश्म जब वो मर गए, उनकी हड्डियां, उनसे क्या बनता है, पेट्रोलियम। अब देखो, आपको मैंने शुरुआत में पढ़ाया था केमिस्ट्री की क्लास में, आंशिक आसवन मतलब ऐसी चीजें जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। जैसे मान लो कोई चीज, 5 चीजें हैं, तो पहली चीज 25 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है, दूसरी 50 पर, तीसरी 75 पर, चौथी 100 पर। तो मतलब कहने का है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 25 डिग्री का। तो इन ऐसी चीजों को अगर आप अलग करोगे तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन। इसमें क्या होता है कि एक पूरा कॉलम लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं बहुत बड़ा, भट्टी बोलते हैं उसे, उसके अंदर अलग अलग चैम्बर बनाते हैं। किसी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 25 से ऊपर, किसी का 100 से ऊपर, किसी का 150 से ऊपर। जब हम उसमें से पेट्रोल वगैरह डालते हैं, ये जो हमें पेट्रोलियम जो हमने तेल के कुएं से निकाला है, बिल्कुल काला, अजीब सी स्मेल आती है। अब देखो, सबसे पहले सबसे कम जो बॉइलिंग रेंज होती है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, वो होता है एलपीजी वगैरह का, वो निकलती है एलपीजी और भी कई सारी गैस, तो जिन्हें हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, या रेफ्रिजरेंट जो होते हैं फ्रीओन्स, उनकी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे ज्यादा टेम्परेचर पर, मतलब 30 से लेके 150 डिग्री तक का बता रखा है, 25 से ऊपर 30 डिग्री सेल्सियस से 150 तक का। तो आपको 30 से 70 डिग्री सेल्सियस तक एक चीज मिलती है जिसे बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। 70 से 120 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है पेट्रोल। और पेट्रोल का काम जो कार वगैरह का ईंधन होता है। उसके बाद में बेंजीन, बेंजीन के बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको, और ये ड्राई क्लीनिंग और चीजों को घोलने के काम आती हैं। तीसरे नंबर पर होता है केरोसिन, मिट्टी का तेल, जो ये हवाई जहाज वगैरह का जो होता है तेल, जैसे एयर टर्बाइन फ्यूल बोलते हैं, एटीएफ। तो ये 150 से 250 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है केरोसिन। चौथे नंबर पे मिलता है डीजल, मतलब डीजल का बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन आता है, सर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? तो बच्चा, ये जो एलपीजी है, पेट्रोल है, इनके अंदर कार्बन की संख्या कम होती है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती रहेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा। स्टार लगा के लिख लो, कार्बन की संख्या बढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो पेट्रोल का कम होता है, केरोसिन का ज्यादा, डीजल का और ज्यादा। फिर मिलता है लुब्रिकेंट ऑयल, काला तेल होता है ना, जिसको हम लुब्रिकेशन करते हैं, चेन वगैरह में डालते हैं, बाइक की में, साइकिल की, इन सब में लुब्रिकेटिंग ऑयल, स्नेहक बोलते हैं इसको, 350 से 450 डिग्री। छठे नंबर पे पैराफिन वैक्स मिलती है, कैंडल्स, बूट पॉलिश वगैरह बनाई जाती है। जो बचा हुआ होता है वो होता है रेजिड्यू। रेजिड्यू माने बची हुई चीजें। तो काला काला चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे बिटुमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिटुमिन। जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसे बोलते हैं बिटुमिन। पेंट बनाने के काम आता है, और सड़क बनती है तो काला काला डाला जाता है ना, वो बिटुमिन ही होता है। ठीक है, तो 3-4 चीजें याद होगी। पहले एलपीजी, एल, पी फॉर पेट्रोल, जी फॉर गैसोलीन याद कर लेना, केरोसिन। एलपीजी की फुल फॉर्म तो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप अपनी ट्रिक से याद कर लेना, एल फॉर एलपीजी, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैसोलीन। गैसोलीन माने केरोसिन,
अगर आपसे पूछ ले किसका बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा होता है, फिर याद कर लेना DLPR, DLP अपनी कंपनी का नाम है ना वाईफाई स्टडी DLB, वहां से याद कर लेना DLP, D फॉर डीजल, L फॉर लुब्रिकेटिंग ऑयल, P फॉर पैराफिन एक्स और रेजिड्यू बचा हुआ बिटुमिन। सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे जो बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे ज्यादा होता है बिटुमिन, जो एंड में बना हुआ रह जाता है। तो LPG मतलब L से LPG, P से पेट्रोल, G से गैसोलीन मतलब केरोसिन ऑयल, उसके बाद में डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स DLP, और फिर बचा हुआ क्या होता है बिटुमिन। ये होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। एक कोल गैस होती है, कोल गैस बताई थी ना, जो कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिली थी। इसमें हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये तीनों मिलके ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं? ऊष्मा, हीट। जब कोल गैस को जलाते हैं, पहले ये लाइटिंग के काम भी आती थी। लंदन में, न्यूयॉर्क में इससे लाइटिंग होती थी कोल गैस से, सड़क के किनारे जो लाइटिंग होती है। और उसके बाद में होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें 55% हाइड्रोजन, 30% मीथेन, 4% कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो हमें हीट देती है। बाकी 3% होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि लाइट देते हैं। 3% क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। तो कोल गैस के अंदर जो लाइटिंग होती है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से आती है, और जो हीट देते हैं वो आती है ऊष्मा, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन से। क्लियर है? कोल गैस। उसके बाद में वाटर गैस होती है। आपको पता है, आपने कोक देखा था, कोक जब 1000 डिग्री सेल्सियस पर हम कोयले को गर्म कर रहे थे, तो अगर कोक के अंदर से, गर्म कोक है रेड हॉट, उसके अंदर से आप भाप, पानी का स्टीम पास कर रहे हो तो बन जाएगी वाटर गैस। ये भी ईंधन की तरह इस्तेमाल होती है। प्रोड्यूसर गैस, ये भी ईंधन की तरह इस्तेमाल होती है। प्रोड्यूसर से मैंने बता रखा है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के अंदर नाइट्रोजन होती है ना, क्लोरोफिल के अंदर पेड़ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए चीजों को बनाने के लिए। प्रोड्यूसर, पेड़ पौधे प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो वहीं से याद कर लेना प्रोड्यूसर गैस में क्या होती है? नाइट्रोजन। और वाटर गैस में क्या होती है? CO+H2, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आ जाता है CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बहुत बार पूछा जाता है, स्टार लगा के लिख लो। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कभी कभी तो तेल के कुओं के साथ मिल जाती है और कभी कभी तेल के कुओं से अलग। सबसे ज्यादा मीथेन होती है इसके अंदर। CNG जो होती है नेचुरल गैस, इसमें मीथेन पाई जाती है, कुछ ईथेन, प्रोपेन, कुछ ब्यूटेन, कुछ पेंटेन। मतलब ज्यादातर जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? मीथेन और ईथेन। ये क्वेश्चन आता है CNG में क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो CNG में मीथेन सबसे ज्यादा, फिर ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है? MEPBP, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। सबसे ज्यादा मीथेन और ईथेन। नेक्स्ट होती है LPG। ये क्वेश्चन आता है LPG, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। सबसे पहले जब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें कौन सी मिलती है? LPG। 3 चीजें इसमें मुख्य होती हैं। एक तो होती है खुली, ओपन चेन ब्यूटेन, N ब्यूटेन बोलते हैं उसे, ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन, 38.5% के लगभग। एक होती है आइसोब्यूटेन। कौन सी होती है? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन भी वही होता है C4H10, बस उसमें कार्बन सीधे ना लग के क्या हो जाते हैं? ब्रांच में लग जाते हैं। और तीसरी होती है प्रोपेन। तो LPG में ब्यूटेन, प्रोपेन ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है, जो ये ब्यूटेन, प्रोपेन ये सब होती हैं, इनके अंदर से महक नहीं आती, स्मेल नहीं आती। तो आपने गैस सिलेंडर LPG का भरा हुआ है, मान लो वो कभी किसी कारण से लीक कर देता है, LPG सिलेंडर क्या कर देता है? लीक। तो उसके अंदर अगर हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें महक वगैरह तो आएगी नहीं, अगर हम ये चीज नहीं मिलाएंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, आग लग जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है लीक हो रही है, और हम माचिस जला देंगे, पूरे कमरे में गैस फैली हुई होगी, आग लग जाएगी। तो एक होती है इथाइल मरकेप्टेन, एक सब्सटेंस होता है इथाइल मरकेप्टेन, असल में सल्फर होती है इसके अंदर,
C2H6S, C2H6S इथाइल मरकेप्टेन बोलते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर में इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है, इथाइल मरकेप्टेन, क्योंकि अगर इसको नहीं मिलाएंगे मर जाएंगे, मरकेप्टेन मर जल जाएंगे, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर की गैस लीक का हमें पता नहीं चल पाएगा। तो इथाइल मरकेप्टेन या थायोइथेनॉल, ये दो सब्सटेंस होते हैं जिनको लीक एलपीजी सिलेंडर में मिलाया जाता है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट होती है गोबर गैस या बायोगैस, गोबर गैस या बायोगैस। इसमें भी मीथेन सबसे ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अच्छे से लिख लीजिए, जो बायोगैस, बायोगैस या गोबर गैस जो मिलती है गोबर के डिकम्पोज होने पर, उसमें मीथेन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस भी गोबर गैस में पाई जाती है। गोबर गैस मीथेन होती है लगभग 50 से 75%, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, N2 होती है नाइट्रोजन, H2 होती है 0 से 1% के लगभग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। इंपॉर्टेंट है, सब आते हैं पेपर में। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या गोबर गैस में वो होती है कोई भी गैस ले लो जैसे कि क्लोरीन, तो बता देंगे क्लोरीन नहीं होती, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी कुछ मात्रा में होती है और ऑक्सीजन भी कुछ मात्रा में होती है। तो ये होता है गोबर गैस का कंपोजिशन। नेक्स्ट आता है, अगर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल आपको जानना हो, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल कि कितना अच्छा पेट्रोल है, तो वो होता है एक ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन नंबर से आप पता कर लोगे कि कौन सा पेट्रोल अच्छा है, कौन सा पेट्रोल अच्छा नहीं है। जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उतना ही अच्छा पेट्रोल होगा। अब कहेंगे ऑक्टेन नंबर किससे डिसाइड होता है? तो देखो बच्चा, अगर आपने तेल डाला गाड़ी में, इंजन में, और जो पेट्रोल है वो मतलब समझो कि इग्निशन टेम्परेचर से पहले उसके अंदर आग लग गई। कभी आपने देखा होगा गाड़ी जो बाइक वगैरह होती हैं, जब आप उसकी रेस देते हो तो तेल जो होता है ना, फ्यूल, वो अच्छे से नहीं जल पाता और पटर पटर की आवाज आती है साइलेंसर से, बहुत तेज तेज। तो वो जो पटर पटर की आवाज आती है ना, मेटेलिक साउंड, वो होती है नोकिंग। मतलब जब ईंधन पहले जल जाता है, जब उसको जलना होता है उससे पहले, नॉकिंग बोलते हैं उसको। बहुत तेज साउंड आती है, नॉक नॉक करता है ना आपके गेट पे कोई, साउंड आती है। अब इस साउंड को रोकने के लिए, इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कि पेट्रोल या फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर कम ना हो, तो उसके लिए इसमें एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट। अब जिसमें ज्यादा एंटी नॉकिंग एजेंट होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? हाई ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर आता है एंटी नॉकिंग एजेंट की मिलावट से। टेट्रा इथाइल लीड, शीशे वाला जो तेल होता था, जो TEL होता है, लेड, वो एक्चुअल में एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। आवाज रोकने से, आवाज रोकता है इंजन के अंदर से जो पटर पटर की आती हैं, साथ साथ फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देता है। एक और होती है बेंजीन टोल्यून जाइलिन, BTX, ये भी एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। आगे आता है क्रैकिंग। क्रैकिंग माने भंजन। क्रैकिंग माने क्या होता है? भंजन, भंजन। देखो आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन होते हैं, किसी के अंदर 12, किसी के अंदर 17। तो अगर आप उसको गर्म करके छोटे हाइड्रोकार्बन में, मतलब किसी के अंदर कार्बन की संख्या ज्यादा है, आप उसको कम, कार्बन की संख्या कम कर दो, मतलब कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन को सिंपल बना दो। जैसे कि आपके सामने C12 था, आपने इसको 7 और 5 में बदल दिया, हेप्टेन और पेंटेन में आपने इसको बदल दिया, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। कहने का मतलब क्या है कि आपने हाइड्रोजन, आपने कार्बन की संख्या को कम कर दिया, जो 12 थे उसको 7 और 5 में बदल दिया। तो इस चीज को बोलते हैं क्रैकिंग, कि आपने जो मोटी चीज थी,
कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन था उसको क्रैक कर दिया छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट आ जाता है कंबशन, ज्वलन, दहन। जो आग लगती है, तीन चीजें बहुत जरूरी है उसके लिए। एक तो किसी चीज ईंधन का होना, एक ऑक्सीजन का होना, हवा का होना, क्योंकि ऑक्सीजन चीजों को जलाने में मदद करता है। एक फ्यूल, ईंधन का होना, कोई जलती हुई चीज का होना, और तीसरी होती है इग्निशन टेम्परेचर, वह कम से कम तापमान जिस पर किसी चीज में आग लग जाती है। जैसे मैंने बताया था सोडियम, सोडियम को आप जैसे ही हवा में निकाल के रखोगे उसमें आग लग जाएगी, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, उसकी जो रिएक्टिविटी है बहुत ज्यादा है। तो इग्निशन टेम्परेचर मतलब वह मिनिमम टेम्परेचर जिसमें किसी चीज में आग लग जाती है, वह मिनिमम टेम्परेचर जिसमें किसी चीज में आग लग जाती है। अब ये तीन चीज है। अगर अब आपको क्या बुझानी हो, आग, अब आपको आग बुझानी हो तो आप क्या करोगे, इन तीन में से किसी एक चीज को हटा दो। आपके पास तीन चीज है, इन तीन में से किसी एक चीज को हटा दो, या तो हवा को हटा दो, या जलती हुई चीज को हटा दो, या इग्निशन टेम्परेचर कम, जो कम है इग्निशन टेम्परेचर उसको ज्यादा कर दो। तो इसी तरीके से आपको पता है कई सारी आग होती है, जैसे बिजली की आग, तो आप क्या करते हो, बिजली की आग को किससे बुझाते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, जिसे पायरिन बोलते हैं। तेल की जो आग होती है उसको कैसे बुझाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, जो लाल कलर के हमारे स्कूल कॉलेज में जो सिलेंडर रखे रहते थे आग बुझाने वाले। पेट्रोल की आग लगी हो तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं, फोम टाइप, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फायर पायरीन से। तो ऐसे ही साथ साथ आपने देखा होगा कहीं झुग्गी झोपड़ी में आग लगती है बिल्डिंग में, तो पानी के फव्वारे चलते हैं, तो पानी आग तो बुझाता ही है साथ साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है कि ये चीजों को ठंडा करता है, जिससे इग्निशन टेम्परेचर जो ज्यादा है, जो इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया है वो कम हो जाए। फ्लेम, आपको पता है ऐसे हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड वगैरह जिनके जो जलने पर पहले तो वेपर बनते हैं, भाप बनते हैं। देखो क्या होता है, कुछ हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनको जलाने पर पहले वो भाप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भाप। भाप माने स्टीम, वेपर, वेपर बनाते हैं। और जब ये वेपर ऊपर की तरफ उठने लगते हैं तो बनता है फ्लेम। उनको बनने से क्या बनता है, फ्लेम। याद रखना धरती पे ग्रेविटी है तो फ्लेम की जो शेप है कुछ ऐसी होगी जैसे नीचे डायग्राम में। और अगर आप ऐसी जगह जाते हो जहां पे ग्रेविटी जीरो है, एक ऐसी जगह जाते हो जहां पे ग्रेविटी क्या है, जीरो, जहां पे गुरुत्वाकर्षण जीरो है, तो जो फ्लेम का आकार होगा वो होगा गोल। लिख लीजिए, अगर धरती पे है तो फ्लेम का आकार ऐसा होगा जैसे आपके सामने है, शिव जी की तीसरी आंख के जैसा। लेकिन अगर आप आसमान में मतलब स्पेस में चले जाते हो, अंतरिक्ष में, या ऐसी जगह जहां पे ग्रेविटी जीरो है, तो फ्लेम का जो आकार हो जाएगा वो गोल हो जाएगा, जैसे कि प्लैनेट होते हैं गोल। जो फ्लेम होता है उसकी शेप कैसी होती है, गोल। ठीक है, अभी इसमें तीन आपको बता रखे हैं। एक तो सबसे अंदर का इनर मोस्ट रीजन जो ब्लैक कलर का होता है, इसका सबसे कम तापमान होता है। आपने मोमबत्ती का फ्लेम देखा होगा ना, उसमें बीच में काला काला दिखता है। फिर साइड में जो मिडिल पोर्शन होता है वो येलो कलर का होता है। तो येलो कलर का जो पोर्शन होता है, इसी की वजह से रोशनी होती है। येलो कलर के पोर्शन की वजह से क्या होती है, रोशनी होती है। समझ रहे हैं, इसी की वजह से क्या होती है, रोशनी। जो मोमबत्ती रोशनी देती है वो मिडिल पोर्शन जो कि येलो कलर का होता है, इनरमोस्ट ब्लैक कलर का, सबसे कम तापमान। और जो बाहरी हिस्सा होता है, जैसा आपने देखा होगा मोमबत्ती की जो लौ होती है, लौ फ्लेम, उसके बिल्कुल पास का वो नीले कलर का होता है। क्यों होता है नीले कलर का, जब भी किसी चीज को जलने के लिए, एक सेकंड, ये तो मैंने लगाया ही नहीं। अच्छा, किसी चीज को जलने के लिए, किसी चीज को जलने के लिए देख लो, अगर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, मतलब ऑक्सीजन काफी है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, तो जो फ्लेम होता है वो होता है नीला। फ्लेम कैसा होता है, नीला। देखो इसमें फ्लेम को दोबारा, अगर आपने कुछ चीजें वेपर के साथ जल रही हैं, भाप के साथ, मतलब कुछ अनबर्न्ट पार्टिकल हैं जो ऊपर उठ रहे हैं, तो उनको जलाने के लिए आग ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो शेप जो होती है वो ऐसी हो जाती है, ऊपर से पतली, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है। शेप कैसे हो जाती है, कॉन्वेक्स लेंस जैसी। मिडिल पोर्स, तो ये होती है फ्लेम। और अगर जहां पे
जहां पे ग्रेविटी नहीं है वहां पे फ्लेम की शेप होती है गोल, ठीक है, राउंड, स्फेरिकल। फ्लेम के 3 हिस्से होते हैं, एक तो इनरमोस्ट सबसे अंदरूनी जो ब्लैक कलर का मैंने लगा रखा है गोला बना के, इसका तापमान सबसे कम होता है, आपने मोमबत्ती में भी देखा होगा। मोमबत्ती मेरे पास नहीं है वरना अभी मैं जला के दिखा देता। दूसरा बाहर का पोर्शन होता है मिडिल, जो येलो जो लाइट देता है वो मिडिल पोर्शन देता है जिसकी वजह से रोशनी होती है। और सबसे नीचे वाला होता है ब्लू, जहां ब्लू कलर वहां पे देता है फ्लेम जहां उसे जलने के लिए ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मौजूद होती है। बीच में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, इसलिए बीच वाला हिस्सा काला होता है। तो नीला कलर आपने देखा होगा, अपनी जो एलपीजी गैस होती है इसका फ्लेम भी कैसा होता है, नीला, क्योंकि उसमें छेद होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई होती है, इसलिए एलपीजी वगैरह का जो फ्लेम होता है वो नीला होता है। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो फ्लेम होगा येलो। तो मिडिल पोर्शन पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम थी। और एक स्टार लगा के लिख लो गैमेक्सीन। गैमेक्सीन, गैमेक्सीन को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सीन को क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब सर वो 6 मिनट वाली वीडियो चला दीजिए। बेटा एक वीडियो आ रही है आपके सामने, इन सबके क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। मतलब मैं आपको एक साथ जो लास्ट के 4-5 टॉपिक है ना, इनके 10-10, 20-20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे दे दूंगा, आप उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। कल हम लोग रेडियो एक्टिविटी, रेडियो कार्बन करेंगे, सॉरी रेडियो एक्टिविटी या रेडियो केमिस्ट्री जो होती है उसे पढ़ेंगे अच्छे से। तो सर लगा दीजिए वो 6 मिनट की वीडियो। बेटा टेस्ट सीरीज के बारे में है, थोड़ा सा इसको देखने की कृपा कीजिएगा आप लोग, परेशान मत होना जरा भी। जो मैं बता रहा हूं इसके क्वेश्चन करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये थोड़ा सा रटने की चीजें हैं ज्यादातर, ये सब चीजें क्या है, रटने की। सोप क्या होती है, सब क्या होते हैं। सर चला दीजिए 6 मिनट की वीडियो। बेटा कमेंट वगैरह करके बतानी है सब कुछ क्लास में, मैं अभी परीक्षागढ़ पे डाल दूंगा इन नोट्स को। सर चला दीजिए, पहले वीडियो चला दीजिए, समय कम है। म्यूट कर रहा हूं मैं माइक को, ओके कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता है, वाईफाई स्टडी आपके लिए एक बार फिर से टेस्ट सीरीज धमाका लेके आ रहा है 30, 31 मई और 1 जून को। लास्ट टाइम जब हम लोग टेस्ट सीरीज धमाका लेके आए थे तो काफी सारे यूजर्स को ये प्रॉब्लम थी कि कैसे टेस्ट सीरीज परचेज करें, कैसे इसका पेमेंट करें, कैसे टेस्ट सीरीज परचेज करने के बाद यूज करें। तो ये वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो यही है कि आपको आने वाले 3 दिनों में कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े और इजीली आप अपनी टेस्ट सीरीज परचेज कर पाओ, यूज कर पाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए जो हमारे वाईफाई स्टडी यूजर हैं उनके पास ऑलरेडी ऐप होगा, लेकिन जो नए यूजर यहाँ पे देख रहे हैं उनको प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके वाईफाई स्टडी ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद जो नेक्स्ट काम क्या करना है वो करना है साइन अप। साइन अप के लिए यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, उसमें 2 ऑप्शन है, गूगल प्लस और ईमेल आईडी और फोन नंबर। ठीक है, साइन अप हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो जो होगी आपकी ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन के लिए क्या है कि जो भी टेस्ट सीरीज आप परचेज करना चाह रहे हो, रेलवे की करना चाह रहे हो, एसएससी की करना चाह रहे हो, बैंकिंग की करना चाह रहे हो या किसी पुलिस एग्जाम की करना चाह रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होगे मेरी उंगली की तरफ, यहाँ पे रेलवे ग्रुप सेलेक्ट किया है। ठीक है, इस तरह से आप अपना जो भी आपकी टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो उसका ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे ग्रुप सेलेक्ट किया आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा ओटीएस ऑप्शन पे। ठीक है, इमेज में देख पाओगे ओटीएस ऑप्शन क्या है, नीचे ऐप में नीचे की तरफ जो एड्रेस बार होती है वहां पे ओटीएस ऑप्शन है। सबसे पहले होम, दूसरा ओटीएस, फिर प्रिपरेशन। ओटीएस पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ही आपने ओटीएस पे क्लिक किया वहां पे आपको सारी टेस्ट सीरीज की लिस्टिंग यहाँ पे दिख जाएगी और सबसे टॉप में दिखेगी कॉम्बो वाली, जिसपे अभी ऑफर चल रहा है। जो आने वाले 3 दिनों में जो ऑफर चल रहा है वो टेस्ट सीरीज यहाँ सबसे पहले आपको दिखेगी। ठीक है, जैसे ही आप देखेंगे आपकी मनपसंद टेस्ट सीरीज आपको दिखेगी, उस पर क्लिक करोगे तो वो एक पेज पे ले जाएगी जहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है। अब करना क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, वो है 2 बार तो आपको बाय नाउ करना है। ठीक है, 2 क्या 3 बार बाय नाउ करना है और 1 बार प्रोसीड टू पे करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 3 बार बाय नाउ करना है और 1 बार प्रोसीड टू पे करना है।
ठीक है, 3 बार बाय नाउ किया, 1 बार प्रोसीड टू पे किया। ठीक है, अब ये प्रोसीड टू पे लास्ट वाला ऑप्शन है, प्रोसीड टू पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इमेज में। ठीक है, प्रोसीड टू पे करने के बाद जो मेन हेजल जो लास्ट टाइम आई थी वो ओपन होने वाली। वो क्या है, जैसे ही अपन प्रोसीड टू पे करेंगे उसके बाद हम चले जाएंगे पेमेंट पेज पे। ठीक है, पेमेंट पेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। पेमेंट पेज में 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। पहला है कार्ड, दूसरा है नेट बैंकिंग, तीसरा है आपका वॉलेट और चौथा है आपका यूपीआई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कार्ड से आपको कैसे पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, आप दोनों कार्डों से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन। एक आपका कार्ड नंबर होगा, एक्सपायरी डेट, नाम और सीवीवी। ये 4 डाल के आप अपने कार्ड से इजीली पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे पेमेंट ऑप्शन पे, वो है नेट बैंकिंग। यहाँ पे आपको जितने भी नेशनलाइज बैंक है, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, सारे नेशनलाइज बैंक्स की नेट बैंकिंग यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आप यूज करते हो उस बैंक की नेट बैंकिंग से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। थर्ड है आपका वॉलेट। वॉलेट में पेटीएम है, पेजैप है, ओला मनी है, फ्री चार्ज है, वोडाफोन। जो भी आप वॉलेट यूज करते हो, जो भी आप यहाँ पे वॉलेट यूज कर रहे हो, ये सारी लिस्ट है यहाँ पे। जो भी आप वॉलेट यूज कर रहे हो उस वॉलेट से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, वॉलेट के बाद अपन चलते हैं यूपीआई ऐप। ठीक है, यूपीआई पे आपका तेज है, ओला मनी है, फोन पे है, व्हाट्सएप है, पेटीएम है। ठीक है, इस तरह से आप यूपीआई से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके पेमेंट के लिए, जिससे आप इजीली आप अपनी टेस्ट सीरीज परचेज कर पाए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका टेस्ट सीरीज परचेज करने तक का सफर। ठीक है, टेस्ट सीरीज परचेज करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप पेमेंट डन करते हो, टेस्ट सीरीज परचेज हो जाएगी आपकी, आपके पास इंस्टेंट एक मैसेज आएगा। उसके बाद आपके अकाउंट में, आपके माई पैकेजेस में वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। टेस्ट सीरीज आफ्टर परचेजिंग आपको क्या करना है, आफ्टर परचेजिंग आपको अपने अकाउंट में जाना है। ऐप के अकाउंट में जाके आपको माई पैकेजेस में आपको वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी और आप वहां पे इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गई कि जब आप सारा काम सही कर रहे हो, आप 100% काम कर रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और आपने इजीली एक बार में पेमेंट किया, पेमेंट हो गया और आपको टेस्ट सीरीज मिल गई, आप यूज कर पाए। लेकिन होता क्या है कि ये सारी चीजें टेक्निकल है। ठीक है, टेक्निकल चीजों में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे प्रॉब्लम कम से कम आए, लेकिन फिर भी इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में आपको बाद में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। उस केस में आपको करना है, यहाँ पे 2 फोन नंबर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 फोन नंबर है, एक पे है व्हाट्सएप, एक पे है कॉल। ठीक है, कॉल आपको करना है 7877300400 7877 300 400। ठीक है, और व्हाट्सएप करना है आपको 7023333675। व्हाट्सएप क्यों करना है, मान लीजिए आपने पेमेंट किया, पेमेंट हो गया, आपकी टेस्ट सीरीज ओपन नहीं हुई, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ठीक है, आपका पेमेंट पैसा कट गया लेकिन आपके पास परचेज का मैसेज नहीं आया। ठीक है, इस तरह की कुछ भी जो भी समस्याएं होंगी उनके व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेजना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, अगर आपको कॉल करना है तो इस नंबर पे करना है। आई थिंक सारी चीजें आपकी शॉर्ट आउट हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो देख लेंगे अपन इन आने वाले 3 दिनों में, और आशा करते हैं कि आप अच्छे से टेस्ट सीरीज परचेज कर पाओगे, अच्छे से टेस्ट सीरीज यूज कर पाओगे और इस टेस्ट सीरीज धमाका का अच्छे से लाभ उठा पाओगे। आशा करते हैं कि आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड। कीजिएगा, आपने पता कर लिया कि कैसे करनी है। इसमें जो नंबर है 7877 300 400 फोन कीजिए। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, 3 दिन का ही मौका था, कल निकल गया, आज निकल जाएगा, तुरंत ले लीजिए क्योंकि वरना दिक्कत हो जाएगी। डेली टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, 60 दिन का समय बचा है पेपर में, बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। तो इसी के साथ क्लास कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। कल हम लोग करेंगे कैसे हाफ लाइफ निकालते हैं, कैसे हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट है कि ख्याल रखिएगा अपना, कमेंट करके बता दीजिएगा। कल की क्लास में मिलते हैं, कल केमिस्ट्री खत्म। ओके, थैंक यू, जय हिंद।